आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता राय। इस वक्त की बड़ी खबर जुड़ी है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान और उस पर मचे सियासी घमासान से। केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे राहुल गांधी ने एक रैली में एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी विवाद शुरू हो गया। केरल के लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वहां के लोगों की राजनीतिक समझ की जमकर तारीफ की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों की समझ पर भी सवाल उठा दिए। राहुल ने कहा कि देश के राजनीतिक मुद्दों पर उत्तर भारत के लोगों की समझ को सतही होती है। राहुल ने कहा कि वो 15 साल तक उत्तर भारत से सांसद रहे, लेकिन जो ताजगी उन्हें केरल और खास तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में मिली, वैसी पहले उत्तर भारत में नहीं मिली। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail. And recently I was talking to some students in the United States and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. राहुल गांधी के इसी बयान के बाद देश की सियासत गर्मा गई। हमलावर हुई बीजेपी ने इस बयान को उत्तर भारत के लोगों का अपमान बता दिया। पिछले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को अमेठी से हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें एहसान फरामोश तक करार दे दिया। साथ ही उन्होंने कह दिया कि अगर उत्तर भारत के लोगों से इतनी ही नाराजगी है तो कांग्रेस उत्तर भारत में वोट मांगने न आए। देखिए, राहुल गांधी ने आज उत्तर भारत के वोटर्स के लिए और विशेषतः 15 साल जहां से वो सांसद रहे, वहां की जनता के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया। एक, कहा कि वहां की जनता जहां से वो 15 साल सांसद रहे, इसका मतलब अमेठी की जनता सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का मतलब अगर आप हिंदी में निकालें तो शायद सतही हैं, खोखले हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स का उनको स्वाद तब मिला जब वो केरल में आए। इसका मतलब वो इशारे इशारे में ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत के नागरिक और विशेषतः वोटर उनकी दृष्टि से इतने बुद्धिमान नहीं है। एहसान फरामोश एक शब्द है उर्दू में, शायद सेक्युलर राहुल गांधी को इस शब्द का अर्थ पता हो। आज उन्होंने एहसान फरामोशी को चरितार्थ कर दिया है उत्तर भारत की पॉलिटिक्स में। ये तो सिर्फ बार बार अपनी राजनीति के लिए कभी गुजरात और गुजरातियों के खिलाफ अपशब्द कहना, आज उत्तर भारत की जनता को उनकी बुद्धि पर, बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उन्हें खोखला कहना। राहुल गांधी जो सीमित राजनीति करते हैं, देश को पक्ष को दूसरे पक्ष से लड़ाने की बात करते हैं, उत्तर भारत हो या गुजरात उसको अपमानित करते हैं। अगर उत्तर भारत से इतना ही बैर है उनको, तो उनकी बहन काहे उत्तर प्रदेश में गली गली जा रही है कांग्रेस का परचम लहराने के लिए? क्यों नहीं कह देते राहुल गांधी अपनी बहन से भी कि ना देखें उत्तर प्रदेश की तरफ, जिसके लिए राहुल गांधी और गांधी खानदान के मन में बिल्कुल ही सम्मान नहीं है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और नीरज, बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसे वक्त पर देखिए, जब चुनाव बंगाल में होने वाले हैं और कांग्रेस अपने अस्तित्व को खंगाल रही है, खोज रही है, ऐसे वक्त पर राहुल गांधी का ये बयान किस तरीके से देखा जाए? अर्पिता, कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बार बार मौके की तलाश में रहती है और राहुल गांधी के बयान ने एक बार फिर मौका दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को। और स्मृति ईरानी को हम लोग सुन रहे थे थोड़ी देर पहले। इसके अलावा तमाम बीजेपी के नेता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि कैसे उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ाई की, काम किया और भारत का प्रतिनिधित्व दुनिया भर में करते हैं। तो इस बयान के मायने ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। लेकिन अब बिल्कुल नीरज साहब, देखिए इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को उनके उत्तर भारतीयों पर दिए गए बयान पर घेरा। नड्डा ने बाकायदा ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में थे,
तो भारत के पश्चिमी हिस्से के लिए जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में है तो उत्तर के लिए जहर उगल रहे हैं। फूट डालो और राजनीति से काम नहीं चलता राहुल गांधी जी। लोगों ने इस तरह की राजनीति को ठुकरा दिया है। देखिए गुजरात में आज क्या हुआ है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के उत्तर भारतीयों की समझ पर दिए बयान पर पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने भी बाकायदा ट्वीट किया और लिखा कि श्रीमान राहुल जी, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कृपया आप इसे अपनी ओछी राजनीति की पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद की तलवार से काटने का कुत्सित प्रयास ना करें। भारत एक था और एक ही रहेगा। भारत माता की जय। वहीं यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी राहुल गांधी के बयान पर भड़क गए और उन्होंने देश को बांटने वाली राजनीति न करने की नसीहत दे डाली। 15 साल अमेठी उत्तर प्रदेश के वो सांसद रहे हैं। यहीं से राजनीतिक सफ़र शुरू होता है और आज केरला में जाकर आप उत्तर भारत और अमेठी के लोगों की बुराई करते हैं और कहते हैं कि वो जो मुद्दे हैं, मुद्दे नहीं उठाते, उनको किसी और चीज़ में लोभ रहता है। और केरला के लोग खाली मुद्दे उठाते हैं, इश्यूज़ को पकड़ते हैं। तो ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने के, ये अंग्रेज़ों की नीति रही है, एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, एक ही शब्द आता है कि आप अमेठी की जनता के साथ एहसान फरामोश बन रहे हैं। और इस बीच मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन रजा साहब, पहला रिएक्शन राहुल गांधी के इस बयान पर क्या रहेगा आपका? देखिए, कांग्रेस के डीएनए में विभाजन है। आज इस बयान ने उनके कल के साबित कर दिया है कि वो देश में कोई नया विभाजन की अपनी योजना बना रही है कांग्रेस। और ये केरल में जाकर इस तरह का बयान देना, जिन्होंने उनको पैरों पर चलना सिखाया है, उनके बारे में इस तरह का वक्तव्य देना। और हमेशा जब विभाजन किया कांग्रेस ने, उसके बाद जातिवाद की राजनीति की, परिवारवाद की राजनीति की, और आज कोई नया विभाजन की रणनीति कांग्रेस बना रही है, तो कांग्रेस देश में राजनीतिक अधिकार भी खो चुकी है। ये देश कांग्रेस का नहीं है, देश की 130 करोड़ जनता का देश है। ये श्रेष्ठ भारत है, ये अखंड भारत है, और इसको खंड खंड करने का काम कांग्रेस ने किया था। और फिर कांग्रेस की नई कोई साजिश इस बयान में साफ नजर आ रही है राहुल गांधी के। इसके लिए इनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। ये लोग राजनीतिक अधिकार खो चुके हैं। मोहसिन रजा साहब, वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी अपने बयान में कि उत्तर प्रदेश में जो है राजनीति अलग ढंग की है, वहां पर मुद्दों पर बात नहीं होती। हाँ बिल्कुल, चूंकि उनके बुजुर्गों तक को चलना सिखाया है उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के इस अमेठी और रायबरेली शहर ने, जो देश का बहुत चर्चित और बहुत ही इसलिए चर्चित रहा क्योंकि इनकी दादी भी यहीं से थी, जो प्रधानमंत्री देश की बनी, और आज इस तरह की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान, और खास करके कांग्रेस के लोगों को, देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए। क्षेत्रवाद में देश को डालने का एक पूरा प्रयास है, और वहां मैं तो कहूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर देखिए, विवाद बढ़ा तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि मैं दक्षिण से आता हूं, मैं पश्चिम के राज्य से सांसद हूं, मेरा उत्तर भारत में जन्म, शिक्षा ली और काम करता हूं, मैं विश्व में सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता हूं। भारत एक है, इसे रीजन कहकर नीचा मत कीजिए, इसे कभी मत बांटिए। वहीं उत्तर भारतीयों की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी के बयान पर भला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी बयान पर पलटवार किया और दावा किया कि उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत भी जल्द ही कांग्रेस मुक्त होगा। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो,
एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। नीरज हमारे साथ मौजूद है। और नीरज, कई बार राहुल गांधी कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिस पर विवाद देखिए छिड़ जाता है। ये जो बयान है, क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत दिया हुआ आपको लग रहा है, या फिर ये उन्होंने सिर्फ वहां मंच से कह दिया, लेकिन इसके पीछे कोई रणनीति नहीं है कांग्रेस की? अर्पिता, राहुल गांधी के बयान के पीछे एक रणनीति तो बिल्कुल है कि दक्षिण में जो चुनाव होने हैं तमिलनाडु और केरल में, वहां के मतदाताओं को एक तरजीह दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी केरल से सांसद हैं और राहुल गांधी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है तमिलनाडु और केरल का, क्योंकि केरल में इस बात की उम्मीद है कि यूडीएफ को इस बार लाना है सत्ता में। पिछली बार बहुत मुश्किल से एलडीएफ जीती थी, लेकिन इस बार कोशिश है उनकी कि यूडीएफ को किसी तरह लाए, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में अगर सरकार नहीं आती है केरल में तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। हाँ, ये भावना नहीं रही होगी उनकी तरफ से कि उत्तर भारत के लोगों का अपमान किया जाए या अमेठी के लोगों का अपमान किया जाए, लेकिन बयान ऐसा उसमें कहीं ना कहीं इस बात की भावना जाहिर होती है कि उत्तर भारत के लोगों को अपमानित किया गया है उस बयान के माध्यम से। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला पूरे मामले पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और बीजेपी नजर उस पर भी रहेगी कि आखिरकार कांग्रेस का स्टैंड इसको लेकर क्या होता है, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर क्या रहता है। नीरज, आप रहिए और नजर बनाए रखिएगा। वहीं पामेला गोस्वामी ड्रग्स केस में पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर है कि राकेश सिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पहले से ही गिरफ्तार पामेला गोस्वामी ने ही राकेश सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद राकेश सिंह को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस भी दिया गया। राकेश सिंह ने इस नोटिस को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद देर रात पुलिस ने राकेश सिंह को पूर्वी वर्धमान से गिरफ्तार कर लिया। खबर ये कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोलकाता ले जाया जाएगा, जहां आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। राकेश सिंह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इशारे पर गिरफ्तारी का आरोप लगाया। আজকে ছেলেকে আমাকে এটা বন্ধ করে এখানে টিএমসি আসবে না, তাই জন্য লজ্জা অভিষেক ব্যানার্জি, ববি হাকিম আর ওম প্রকাশ মিশ্রা এদেরকে নিয়ে এটা হবে, এটা চলবে না। आशिका हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। साथ ही साथ कोलकाता से यतेंद्र शर्मा भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे और दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर से नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ होंगे। जल्दी से पहले आशिका का रुख कर लेते हैं, वो राकेश सिंह के आवास के बाहर मौजूद है। आशिका, आज कोर्ट में भी पेश करना है, कितने बजे कोर्ट में पेश करना है? देखिए, दोपहर बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। फिलहाल कोलकाता पुलिस की एक टीम राकेश सिंह के घर पर पहुंची हुई है। मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूं। एक नोटिस या एक जानकारी जो कोलकाता पुलिस की तरफ से वो यहाँ पर लाई गई है, परिवार को दी गई है, जिसमें ये लिखा गया है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत राकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है, बर्दवान के गलसी से गिरफ्तार किया गया है। उन्हें फिलहाल लाल बाजार जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ पर रखा गया है। आज कोर्ट में ले जाया जाएगा और उसके पहले परिवार को जानकारी कोलकाता पुलिस की तरफ से ये जो कागज़ है लेकर के टीम यहाँ पर पहुँची है। घर के अंदर अब भी वो टीम है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि राकेश सिंह के साथ ही उनके परिवार के जो दो उनके बेटे हैं उनको भी यहाँ से ले जाया गया है। और फिलहाल जो है आगे क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है वो देखने लायक होगा। पामेला गोस्वामी ने जब उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा था, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि चिल्ला चिल्ला करके राकेश सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस ने राकेश सिंह को कल हाजिर होकर पूछताछ में सहयोग करने का नोटिस दिया था। राकेश सिंह ने ये जानकारी दी थी कि वो दिल्ली जा रहे हैं पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम है उसके तहत, जिसके बाद उन्होंने कोशिश भी की कि कोर्ट से उनको गिरफ्तारी से जो सुरक्षा कवच है वो मिल सके, वो नहीं मिला, वो डिनाई हो गया। और आशिका, रहिए जरा सादे की तलाशी के दौरान पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में राकेश सिंह के दोनों बेटों को भी गिरफ्तार किया गया। राकेश सिंह के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस को तलाशी के दौरान उनके घर से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। यतेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल? क्या उनके बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है? देखिए, बेटों को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। रात को ये खबर जरूर आई थी कि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक राकेश सिंह का ऑफिशियल बताया। हो सकता है जब कोर्ट में पेश किया जाए तब सारी तस्वीर सामने आई। लेकिन जो बंगाल की राजनीति है बड़ी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है,
क्योंकि इसमें एक्शन भी दिखाई दे रहा है, वायलेंस भी दिखाई दे रहा है और फैमिली ड्रामा भी दिखाई दे रहा है, यानी कि जो एक हिंदी फिल्म की जो पटकथा होती है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही राकेश सिंह की जो गिरफ्तारी है ये एक तरह से पलटवार ममता बनर्जी की तरफ से माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सीबीआई के रडार पर अभिषेक बनर्जी की साली से पूछताछ हुई, फिर उनकी पत्नी उनके रडार पर है, तो इसे ममता बनर्जी के पलटवार के तौर पर देखा जाए। और साफ है कि जिस तरह से अब दिन आगे बढ़ते जाएंगे और चुनावी तारीख नज़दीक आती जाएगी, जब ऐलान हो जाएगा तो ये राजनीति और आगे की तरफ दिलचस्प मोड़ लेगी। जी ठीक है, आप रहिए जरा साथ। यही राकेश सिंह के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस को तलाशी के दौरान उनके घर से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। हर जगह बेड से लेके अलमारी से लेके हर जगह जो भी जगह होता है, कमरा में या घर में, हर जगह वो लोग ढूंढे हैं। वो लोग को ना कुछ मिला है और ना वो लोग कुछ हम लोग को अभी बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट देंगे, पर अभी तक कोई डॉक्यूमेंट हम लोग को दिए नहीं है, पर वो लोगों को कुछ मिला नहीं है। मेरा भी दोनों भाई को उठा के लेके गया आप लोग सबके सामने। पिछले 3 घंटे से आप लोग से गया है मेरे घर में 10 पुलिस लोग जमा, 10 लोग सर्च, फिर वो लोग एक अलमारी एक ड्रॉर सर्च किया। हंसते हंसते पिछले 3 घंटा से ऊपर कॉन्स्पिरेसी हो रहा था, सर्चिंग हो गया 9-10 मिनट में। वो लोग बाकी का पूरा टाइम वो लोग बैठ के कॉन्स्पिरेसी किया, इसे इज्जत नहीं है कि मेरा दोनों भाई को उठा के लेके जा पाए। अभी नीचे उतरा, हम लोग के सामने दोनों को किडनैप करके लेके गया। वही हुगली के डनलप मैदान में आज टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी रैली करने जा रही हैं। ये वही मैदान है जहां पर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी आज इसी मैदान में अपना जनाधार दिखाने की कोशिश करेंगी। इससे पहले कल सियासत के नाम पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मैदान पर गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया और ये बताया जा रहा है कि आज की जनसभा में क्रिकेटर मनोज तिवारी भी शामिल हो सकते हैं। तो बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि बंगाल में परिवर्तन की लहर है। हमारे लिए केवल सत्ता का परिवर्तन ये हमारा ध्येय नहीं है। हम राज नहीं, हम समाज बदलना चाहते हैं। समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो हमारा किसान है, भूमिहर मजदूर है, हमारा जो युवा है, हमारी जो महिलाएं हैं, इनके जीवन में परिवर्तन लाना ये हमारा अंतिम उद्देश्य है। उसके लिए राज तक पहुंचना ये हमारा पहला उद्देश्य है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो परिवर्तन की लड़ाई शुरू हो चुकी है और लोगों का रिस्पांस जबरदस्त है। आशिका हमारे साथ मौजूद है। आशिका, ये जो ममता बनर्जी आज रैली करने वाली है उसका शुभारंभ कितने बजे से होगा जरा बताइए, और बाकायदा शुद्धिकरण कराई गई है रैली की शुरुआत से पहले? लगभग 12:30 से 1 बजे का समय होगा जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डनलप मैदान में पहुंचेंगी हुगली के, और वहीं से हुंकार भरेंगी जहां से परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं की आलोचना की थी। तो ये देखने वाली तस्वीर होगी कि वहां से क्या कहती हैं ममता बनर्जी। लगातार मुखर हैं, आरोप लगा रही हैं। संभव है कि सीबीआई जो कल अभिषेक बनर्जी की पत्नी के घर पहुंची थी, सवाल जवाब किया था, ये मुद्दा भी उठाएं। लगातार उनकी तरफ से ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके उनसे लड़ने की कोशिश कर रही है, तो ये मुद्दा भी सामने आ सकता है। और इसके अलावा जो विकास की तस्वीर है जिसको आगे बढ़ा करके ममता बनर्जी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चाहती हैं। ठीक है आशिका, देखिए बड़ी खबर इस बीच बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव पर आज सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की एक अहम बैठक होगी। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि इस बैठक में चुनाव के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सकता है। बंगाल के अलावा जल्द ही तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव पर आज सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की एक अहम बैठक होगी। नीरज, क्या अपडेट? अर्पिता, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त इस बैठक में होंगे और 5 राज्यों के चुनाव चरणों पे चर्चा होगी और उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि इसकी घोषणा चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन तमाम मसलों पे चर्चा होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहाँ कैसे चुनाव कराया जाए, एक चरण में चुनाव कराया जाए या एक से अधिक चरण में चुनाव कराया जाए, इस विकल्प पर चुनाव आयोग विचार करेगा। क्योंकि जिस तरह से कोरोना के बढ़ते मामले केरल में सामने आए हैं, उससे चुनाव आयोग चिंतित है।
पश्चिम बंगाल में कितने चरण होंगे, हालांकि जो हमें जानकारी मिली है चुनाव आयोग 6 से 7 चरण पे विचार कर रहा है। तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव होंगे, पुदुचेरी में 1 चरण में चुनाव होगा, असम में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। तो इसको आज अंतिम रूप दे दिया जाएगा और आज के बाद कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। और दूसरी अहम बात, इसके बाद भी दूसरी बैठकें हो सकती है, लेकिन आज की बैठक में बिल्कुल भी महत्वपूर्ण बैठक जिस तरीके से आप बता रहे हैं उस पर भी नजर होगी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही, जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। 5 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है और इस फैसले का ऐलान आज हो सकता है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही उन्हें राजधानी में एंट्री मिलेगी। पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के जो नए मामले सामने आए हैं उनमें से 86% इन्हीं 5 राज्यों से हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक यह आदेश फिलहाल 26 फरवरी की आधी रात से 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश सार्वजनिक वाहन यानी फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा, जबकि निजी वाहन से दिल्ली आने वाले लोगों को इससे छूट मिलेगी। वहीं महाराष्ट्र और केरल समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी। मंगलवार को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अहम बैठक भी हुई। 5 राज्यों में केंद्र ने केस बढ़ने का कारण जानने के लिए टीमें भी भेजी हैं और ये माना जा रहा है कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे लोगों की लापरवाही हो सकती है। इस बीच केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखकर वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाने को भी कहा। ये चिट्ठी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और छत्तीसगढ़ को लिखी गई, जिसमें कई जिलों में कोरोना के मामले बढ़ने पर चिंता भी जताई गई। जानकारी ये भी कि केंद्र कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने जा रहा है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर का सहारा लिया जाएगा। कोरोना से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई के दादर से, जहां कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद लोग बेपरवाह दिखाई दिए। वहां की सब्जी मंडी से डराने वाली तस्वीर सामने आई, जिनमें ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। और तो और मंडी में जुटे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। मुंबई में एक तरफ जहां कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और सरकार फिर से लॉकडाउन करने पर विचार कर रही है, वहीं दादर के सब्जी मार्केट की तस्वीर बेहद ही डराने वाली है। मैं इस वक्त मौजूद हूं उसी दादर की सब्जी मार्केट में जो प्रतिदिन लगती है सुबह, लेकिन यहां पर देखिए जबरदस्त भीड़। पहली बात तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है, और सबसे अहम चीज कि कुछ को छोड़ दें तो फिर या तो लोगों का मास्क जो है गले में लटका हुआ है या तो लोगों ने मास्क लगाया नहीं हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें जरा दिखाएं कि किस तरह की भीड़ इस मार्केट में आपको नजर आ रही है, जो कि साफ तौर पर इशारा है कोरोना बढ़ाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ मास्क लगाना। आप देख सकते हैं कि कुछ को छोड़ दें तो जो है ज्यादा की संख्या में लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है इस मार्केट में, और इस पर पीएमसी को कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जाहिर तौर पर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है, जाहिर तौर पर आप देखिए तस्वीरें देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह की भीड़, और साथ ही साथ कुछ लोगों को छोड़ दें तो ज़्यादातर लोगों ने मास्क जो है वो या तो गले के नीचे लटका रखा है या तो जो है आपने, भाई साहब आप सब्जी बेच रहे हैं, मास्क नहीं लगाया आपने, सब्जी बेच रहे हैं मार्केट में है, मास्क नहीं लगाया है। हाँ सॉरी सर, अपने परिवार के लिए भी खतरा पैदा नहीं करेंगे आपको? नहीं, सॉरी सर, सॉरी सर। बोलो देखिए यहाँ पर जैसे ही कैमरे की नज़र पड़ती है मास्क ऊपर हो जाता है और फिर सॉरी बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर तस्वीर देखिए कि जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, आप मास्क नहीं लगा रहे। नहीं सर, पैसा क्या कर रहा था पैसा, लेकिन मुँह बंद करके बात कीजिए ना, आप अपने लिए सुरक्षा रखिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षा रखिए। लॉकडाउन चाहते हैं फिर से लॉकडाउन हो? नहीं सर, तो फिर मास्क लगा के रखिए, सरकार लगातार अपील कर रही है। तो यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं वो मास्क, आप देखिए तमाम तस्वीरें, पूरी भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा है, और साथ ही साथ जो लोग भी मिल रहे हैं यही कुछ ना कुछ अलग अलग वजह जो है वो बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने 1 मार्च से पाबंदियों को लागू करने का फैसला किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की।
साथ ही 1 मार्च से पंजाब में किसी भी कार्यक्रम में 100 लोगों को आने की ही इजाजत दी गई है और अगर कार्यक्रम का आयोजन खुले में हो रहा है तो 200 लोगों को आने की अनुमति होगी। साथ ही सभी कलेक्टर को जरूरत से इस हिसाब से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला देने की भी छूट दी गई है। पंजाब में मंगलवार को कोरोना के 426 नए मामले सामने आए जबकि 10 लोगों की जान चली गई। वहीं कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद उद्धव सरकार ने मंत्रालय में 2 शिफ्ट में काम करने का आदेश दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में प्रवेश पर भी सख्ती बढ़ा दी है। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्त फैसला लिया। औरंगाबाद में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। 23 फरवरी 2021 से लेकर के 8/5/2021 तक रात को 11 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इसका आदेश निकाला गया है। इसमें जो अत्यावश्यक यानी इसेंशियल सर्विसेज जिसको हम कहते हैं इनको छूट दी गई है, लेकिन बिना वजह लोग सड़कों पर ना घूमें, ऐसी हम सभी से अपील कर रहे हैं। वहीं मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद अब स्थिति कुछ ऐसी है कि कई ऐसी जगहों को बंद किया गया है। ओवल मैदान 26 फरवरी से अगले 15 दिनों के लिए बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों और मैदान में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बीएमसी ने यह फैसला लिया। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 27 फरवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। सिर्फ तिरुवनंतपुरम में रहने वाला 12 साल का आइंस्टीन सिद्धार्थ कुमार गोपाल के जुनून और लगन का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि उसने पहली क्लास से ही साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और साइबर ओलंपियाड में हिस्सा लेना और जीतना शुरू कर दिया था। हाल ही में उसने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड जीता, जबकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में उसे गोल्ड ऑनर से नवाजा गया। सिद्धार्थ हर महीने 40 ओलंपियाड में हिस्सा लेता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, हर महीने 40। 2020 में उसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया। 27 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए इस विलक्षण बच्चे से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस। कल यानी